मेरे बहुत हाथ में सारे है। माता पिता हैं जो ज्ञान में नहीं है। हाँ। जब उनके बच्चे ज्ञान में जाते हैं, वो इसलिए उनके रोकते हैं कि कहीं वो आगे जाके शादी ना करे, उनका वंश आगे ना बढ़ाए। जो आप मुझे बताइए भाई जी, गारंटी है क्या जो वंशावली, जो उसका बेटे का बेटा या कोई और आगे होगा, वो वंश का नाम रोशन करेगा आज के ज़माने में? 35 वर्ष से, पिछले 35 वर्ष से मैं रशिया में हूँ, रशिया की सेवाओं पर हूँ। रशिया में इस समय पर 50 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और मैं मॉस्को में बेस्ड हूँ। आपको भगवान पहले कब मिले थे? आप ये ब्रह्म कुमारी इसमें पहले कब आए? स्कूल में तो खैर ज़्यादा नहीं पूछा लोगों ने, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो पूछना शुरू किया। अपना टिफ़िन खोलते थे तो वो सारा खाना खा लेते थे वो लोग कि इनको फिर खाना ही पड़ेगा हमारा, या कैफ़े में जाके खाना ही पड़ेगा। ओम शांति। आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़। आज हम आपको अवगत करा रहे हैं ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों के बारे में, जिसकी स्थापना लेखराज कृपलानी जी ने की थी। संस्था के लोग उन्हें प्रजापिता ब्रह्म बाबा मानती थी। प्रजापिता ब्रह्म बाबा ने महिलाओं को आगे रखने के लिए कई काम किए। उन्होंने ब्रह्म कुमारी नाम का एक आध्यात्मिक संगठन स्थापित किया, जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हैं, और उन महिलाओं को एक ज्ञान कलश दिया, जिसमें पहले से पुरुषों का अधिकार था। उन्होंने कन्याओं को पवित्रता और शक्ति का प्रतीक समझा। उन्होंने कन्याओं को ज्ञान प्रवेश को शुभ लक्षण माना। मिलियन से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं। ब्रह्म कुमारी संगठन का मकसद एक वैश्विक संस्कृति स्थापित करना। तो वहीं आज रसिया में करीब 35 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान उजागर कर रही वीके सुधा दीदी सेवा प्रदान करते नजर आ रही हैं, और आज ब्रह्म कुमारी विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन है, जिसका नेतृत्व महिलाएं करती हैं। 35 वर्षों से रसिया में यह सेवा प्रदान कर रही वीके सुधा दीदी खुद भी एक भारतीय हैं, जो विश्व में ज्ञान का उजागर कर रही हैं। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र, जो कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के तौर पर राजस्थान माउंट आबू में स्थापित है। ऐसे में आज एक खास मुलाकात वीके सुधा दीदी के साथ। वैसे तो मैं इंडिया से ही हूँ, ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में ही मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मालूम हुआ, बहुत बचपन में ही, स्कूल लाइफ में। तो अभी 35 वर्ष से, पिछले 35 वर्ष से मैं रशिया में हूँ, रशिया की सेवाओं पर हूँ। रशिया में इस समय पर 50 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और मैं मॉस्को में बेस्ड हूँ। और क्योंकि मैं बहुत बचपन में ही इस विद्यालय से कनेक्ट हुई थी, तो अपने युवा अवस्था में मैंने बहुत सेवाएं की, और जब तक मैं यहाँ थी तब तक दिल्ली जोन के युवा विंग की, हमारे विद्यालय की मैं इंचार्ज भी थी, और युवाओं के लिए बहुत से प्रोग्राम्स भी हम लोग करते थे। तो मुझे तो अभी युवाओं के लिए विशेष रूप से ये कहना है कि अपनी नंबर 1 आत्मशक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इस समय दुनिया की जो हालत है, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और आज जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं ना, बहुत फ़र्क है। वातावरण का बहुत फ़र्क है, क्योंकि इंटरनेट से जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलता है, और वो एक एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट न होने के कारण कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कभी ये भी पता होता है कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, और ये अच्छा है, ये करना चाहिए, मगर वो अंदर में शक्ति, आत्मशक्ति न होने के कारण बुराई की तरफ खिंच जाते हैं। कसूर उनका नहीं होता, लेकिन उनमें आत्मशक्ति नहीं होती। मुझे अभी तक एक बात याद है कि एक बार हमें निमंत्रण मिला था कहीं यूथ को ही एड्रेस करने का रशिया में। तो वो लोग मतलब जिसको कहना चाहिए कि जुवेनाइल, अपनी यंग एज में ही क्राइम के अंदर थे वो लोग, और उन लोगों ने नारकोटिक्स वगैरह लेना शुरू किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने बचपन से तो ये शुरू नहीं किया, ये क्यों शुरू किया आपने, कैसे शुरू किया? आप तो जेल में गए थे? हाँ हाँ, तो कैसे शुरू किया?
तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब हमारे फ्रेंड्स ने हमको कहा, पहले सिगरेट के लिए बोला कि सिगरेट पियो। पहले हमने मना किया कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं पिएंगे, मगर उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी मॉडर्न एज के अंदर तुम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो हमने एक बार किया, उससे खांसी हुई, फिर हमने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर कहा करो करो। तो हम अपने फ्रेंड्स को नहीं कह पाए नो, क्योंकि हमको डर लगता था कि अगर हम उनको नो कहेंगे तो हम लोग अकेले रह जाएंगे, हमारा कोई साथ नहीं देगा और हम अकेले कैसे जिएंगे अपने फ्रेंड्स के बिना। तो हम उनकी बातों के अंदर आ गए और हम उनको मना नहीं कर पाए, और धीरे धीरे सिगरेट से लेते 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 ये ड्रग्स तक हम लोग चले गए। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसमें यूथ अपने अंदर वो आत्मशक्ति न होने के कारण वो बह जाता है, गलत तरफ बह जाता है। आजकल फिल्म्स बहुत आती हैं, लोग ब्लेम करते हैं कि टीवी में क्या गंदगी दिखाते हैं, इंटरनेट पर क्या गंदगी दिखाते हैं। लेकिन अगर युवा में वो आत्मशक्ति होती है तो मुझे वो चैनल को ऑन करना है या नहीं करना है, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है। चॉइस इज़ अल्टीमेटली माइन, राइट और रॉन्ग। तो अगर मेरे में वो शक्ति है तो हम उस चैनल को ऑन ही नहीं करेंगे। कोई कितना भी मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने स्कूल लाइफ में ही मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता चला। जबकि मेरा जन्म तो एक धार्मिक परिवार में ही हुआ था, भक्ति पूजा तो बचपन से ही हम लोग करते थे, मगर यहाँ आके ज्ञान की जो समझ मिली और जो हमने मेडिटेशन करना सीखा, परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना सीखा, मन का एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ा, आत्मशक्ति बढ़ी, निर्णय शक्ति बढ़ी, चॉइस करने की शक्ति बढ़ी, बहुत सारी शक्तियाँ बढ़ गईं। तो उसका असर ये हुआ कि जब हम स्कूल के बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कोई भी कुछ फ्रेंड्स कुछ गलत काम करने के लिए प्रोवोक करते थे अगर, तो उनका नहीं चलता था, क्योंकि अपने अंदर वो दृढ़ता आ जाती है। तो मुझे पहला तो यूथ को यही कहना है कि अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ, उसमें आपका अपना भी कल्याण है और आपके परिवार का भी उसमें बहुत ऊंचा नाम है, और देश का भी नाम है, और विश्व का कल्याण तो है ही है। ये सबसे पहली बात है। उसके लिए मैं जुबिनल क्राइम माने कि जो कम युवा के बच्चे हैं उनके ऊपर हो, जैसे पोस्को है, 376 है, 354 है, जिसके लिए आजकल स्कूल कॉलेज में इनके बारे में गुड टच बैड टच के प्रोग्राम दिया जाता है, जैसे कि बच्चों को बताया जाता है। क्या ये रशिया में ऐसा होता है? रशिया में बहुत कुछ होता है, वैल्यूज़ के ऊपर सिखाया जाता है, बताया जाता है। आजकल बहुत कई प्रकार के बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सब प्रोग्राम्स तो हुए, मान लो स्कूल में हुए, कहीं हुए, उनको एजुकेशन मिली, सब कुछ अच्छा हो गया, मगर उसके बाद जब वो लोग खुद अपने आप के साथ होते हैं, जब उनके ऊपर कोई टीचर नहीं होता, उनका कोई गाइड नहीं होता, उनका कोई एडवाइज़री नहीं होता है, और अगर पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, सारा दिन पेरेंट्स घर में नहीं है, बच्चे अकेले रह जाते हैं अपने आप में, तो उनमें वो शक्ति खुद में होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। एक होता है टीचिंग। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को जिम्मेदार करते हैं इसके लिए, क्योंकि पेरेंट्स एक तो काम पे चले जाते हैं, हाँ, बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं, या बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, बच्चों के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, और कहीं पे कुछ गलत हुआ तो पेरेंट्स उनको समझाने के बजाय उनके ऊपर उल्टा बरसते हैं, इसीलिए बच्चे डरते हैं। कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स को इसका जवाबदार देना। नहीं, जवाबदार तो हम क्या कहें, पेरेंट्स के प्रति तो बच्चों के मन में बहुत सम्मान होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स थोड़ी सी अपनी पेरेंटलशिप की जिम्मेवारी शायद भूल गए हैं। और मतलब जो बच्चों को चाहिए सबसे पहले, तो वो उन बच्चों को माँ बाप का प्यार, शॉप से आए और आकर के कोई चिप्स के पैकेट्स लेके बैठ गए, कोई चाय कॉफ़ी लेके बैठ गए, वो भी टीवी ऑन करके बैठ गए, तो बच्चे भी साथ में बैठ गए, वही जो दिखाई जा रहा है सब इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आजकल जो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बराबर है,
तो ये पेरेंट्स, आप देख रहे हो कि कहीं पे 4 जन एक फैमिली में है, चारों मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई कोई किसी को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ बच्चा क्या मोबाइल में कर रहा है, पेरेंट्स क्या मोबाइल में कर रहे हैं। राइट। तो इसके बारे में उसकी कारण क्या है कि जो अ, इसका वास्तविक कारण है कि वही ऐसी शक्ति की कमी है कि लोग आँख से आँख मिला कर के बात नहीं कर सकते हैं। वो हिम्मत नहीं है उनके अंदर। आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। इसीलिए ही चाहे कंप्यूटर के थ्रू, चाहे मोबाइल के थ्रू, चाहे इंटरनेट के थ्रू ही लोग आपस में बातचीत करते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत भी करने में उनको डर लगता है, डर आजकल लगता देखा है। गया है हाँ कि आप किसी को फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाते, आप उनको अगर व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो जी। तो फटक से आंसर देते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं भाई जी। क्या है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर बोलने की कला, मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, हाँ कैसे बोलना है, अभी बोलना है कि नहीं बोलना है, ये भी व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण चाहिए ना। अगर वो फ़ोन पर बात करेंगे, कभी गुस्से में आके किसी ने कुछ बोल दिया तो बात बढ़ जाएगी, तो चलो भाई 2 लाइन मैसेज पर ही लिख दो शॉर्ट में। या और दूसरा कारण होता है कि वो व्यक्ति अपने में इतना व्यस्त है, उसको दूसरे व्यक्ति के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कई जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर समय व्यक्ति अवॉइड ही करना चाहता है, परंतु बहुत बार ऐसा भी होता है। तो इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है, चाहे यूथ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे एडोलेसेंट्स हों, चाहे ग्रोन अप्स हों, मैच्योर हों, टीचर्स हों, बिजनेसमैन हों, यूथ हों, जो भी हों, पेरेंट्स हों, अभी तो ज़रूरत हर आत्मा को आत्मशक्ति की ज़रूरत है। इस समय आत्माएं सचमुच में बहुत बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, जी जो पीढ़ी हो या बुजुर्ग पीढ़ी हो, हाँ ये पीढ़ी गूंगा बहरा हो गई है। ना बोल रही है, ना सुन रही है, ना देख रही है, और जो कर रही है उंगलियों पे चला रही है। नहीं, गूंगा बहरा नहीं हो गई है। गूंगा बहरा अच्छी बातों के लिए हो गई है। बोल बहुत रहे हैं, इतना शोर है दुनिया में, लोग इतना बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो पता नहीं। अच्छा, सुनने की जहाँ तक बात है, जो काम की बात है वो नहीं सुनेंगे। उनको कोई सुना भी रहा होगा, वो अपना अंदर में सोच रहे होंगे मुझे क्या बोलना है, उसके लिए वो बहरे हो गए हैं। हाँ, अच्छा बोलने के लिए बहरे हैं, अच्छा सुनने के लिए बहरे हैं, अच्छा देखने के लिए बहरे हैं। जब हम लोगों ने वो 3 बंदरों का मॉडल देखा था पहली बार बचपन में, गांधी जी के 3 बंदर, तो हमें यही सिखाया गया था, बुरा ना बोलो, ना बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। लेकिन अभी उल्टा हो गया, बुरा देखो, बुरा बोलो, बुरा सुनो, है ना। इतना लैंग्वेज में भी स्लैंग लैंग्वेज इतना शुरू हो गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम तो किसी को अभी ब्लेम करना नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी मानवता का कल्याण हो। और शायद यही समय है जब परमात्मा को इस धरती पर आकर के, कहावत है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान धरती पर आते हैं। तो किसको कहते हैं धर्म की ग्लानि? तो धर्म का मतलब होता है ऊंचा व्यवहार, हाँ, धारणा, ऊंची धारणा। लेकिन जब व्यक्ति अपने लाइफ के नॉर्म्स को, मर्यादाओं को भूल जाता है कि मुझे एज ए पेरेंट क्या करना है, मुझे एज ए चाइल्ड क्या करना है, मुझे एज ए टीचर क्या करना है, मुझे एज ए स्टूडेंट क्या करना है, जब अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है और तोड़ने लगता है, इसको ही धर्मग्लानि कहा जाता है। इसको ही धर्मग्लानि, एक सेकेंड, इसको ही धर्मग्लानि कहा जाता है। तो आज वही तो हम देख रहे हैं ना, सब जगह। भारत में ये हो रहा है तो विदेश की तो बात क्या करें फिर? अभी हम विदेश की तो हम क्या बात करें? भारत की जो भूमि है, ये इतनी कहा जाता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। अब वो तीर्थ को क्या हो गया, क्या हो गया? तो लेकिन ये समझ में आता है कि इतिहास के अंदर भी ऐसा समय आता है, जैसे एक दिन के 24 घंटे के अंदर सुबह भी आती है, दोपहर भी आती है, शाम भी आती है, रात भी आती है। तो इतिहास, मानव इतिहास में भी ऐसा ही होता है। मानव इतिहास की सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम भी है और रात भी है। अभी जो ये समय चल रहा है वो मानव इतिहास की रात्रि का समय चल रहा है, घोर रात्रि का। अंधकार है, क्या क्या हो रहा है, कोई रेप्स, कोई ये, कोई वो, कोई मर्डर्स, कोई सुइसाइड्स, कोई कुछ, क्या ये अंधेरी रात का समय है।
तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आप ये अपने चैनल पर दिखाएंगे कि जो भी चैनल में काम करने वाले लोग हैं, चाहे आप हैं या दूसरे आपके साथी होंगे, तो ज़रूरत इस चीज़ की होती है, जैसे मान लीजिए जब रात हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम कहें, ब्लेम करें, रात क्यों हो गई, रात क्यों हो गई, रात क्यों हो गई, अंधेरा क्यों हो गया, अंधेरा क्यों हो गया। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आप अपनी लाइट ऑन कर लीजिए। तो हम ये कहते हैं कि जब मानव इतिहास की रात्रि आ जाती है और अगर हम इसका कंसर्न फील करते हैं, हमको अंदर से दुख होता है देख करके कि ये क्या हो रहा है, तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने आत्मा की लाइट को जला लें, हम अपने अंदर प्रकाश ले आएं। अगर हम अपने अंदर प्रकाश ले आएंगे तो हम औरों को भी प्रकाशित करने के निमित्त बन सकते हैं, हम उनको भी रास्ता दिखा सकते हैं और उनको भी अपने जीवन में सही राह पे चला सकते हैं। और ऐसा ही हम रशिया में देखते हैं। जब हम यहाँ से 35 वर्ष पूर्व गए थे तो मेजॉरिटी लोग ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स बन गए, ब्रह्मा कुमारीज़ के स्टूडेंट्स बन गए, उनमें से कोई भी स्मोक नहीं करता, कोई भी ड्रिंक नहीं करता, कोई भी नॉन वेज कोई नहीं खाता, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन भी होता है ना। अगर अन्न ऐसा हिंसा का प्रोडक्ट है, अन्न नॉन वेज, अगर जानवर को मार के, चाहे मुर्गी को, चाहे बकरे को, चाहे किसी चीज़, मछली को, किसी को भी कोई मार के खाता है, क्योंकि मैंने तो नहीं मारा, मारा तो कसाई ने है, लेकिन मारा तो आपके लिए है। तो अगर आप वो भोजन खाएंगे तो आपके मन पर उसका असर होगा। इसलिए एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हुए हैं रशिया के, शायद आप जानते होंगे, लियो टॉल्स्टॉय। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जब तक दुनिया में कसाई घर रहेंगे तब तक दुनिया से युद्ध ख़त्म नहीं होंगे। अगर जानवर को हिंसा करना मनुष्य के लिए आसान हो गया है, मारना, तो मनुष्य को मारने में क्या प्रॉब्लम है, वो उसको भी मार देगा। वो तब तक युद्ध ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये कसाई घर ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान को समझ लेता है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में ये चेंज भी आ जाता है। वो भोजन भी उस प्रकार से बनाता है, खाता है कि उसके मन में शांति आए। अगर मेरे मन में शांति आएगी तो हम औरों को शांति ही देंगे ना। मेरे पॉकेट में अगर हीरे हैं तो हम पॉकेट में हाथ डालेंगे तो हीरे ही तो निकलेंगे। अगर मेरे पॉकेट में पत्थर हैं तो हाथ डालेंगे तो पत्थर ही निकलेंगे। तो जब मेरे मन में अगर शांति है तो मेरे से क्या निकलेगा, शांति ही निकलेगी ना फिर। तो आज के युवा के लिए आपने पूछा, चाहे सब पीढ़ियों के लिए पूछा, ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने मन को शांत करें। बहुत इच्छाएं रखना, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इच्छाएं बेलगाम घोड़े की तरह हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सचमुच में चाहिए। नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड्स के पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, उनके पास ये वाला मॉडल है इसलिए मुझे भी चाहिए, हाँ उनके पास 9G आ गया, मेरे को भी ये वाला चाहिए। अरे भाई, तुमको करना क्या है? मुझे चलाना नहीं आता लेकिन मुझे चाहिए ज़रूर। तो ये इच्छाएं बेलगाम घोड़े की तरह है, तो वो बेलगाम घोड़ा तो गिराएगा, मंजिल पर तो नहीं ले जाएगा, मंजिल पर तो नहीं ले एक जाएगा। बात कहता हूँ, भारत एक ऐसा देश है जी जहाँ पे पत्थरों की पूजा की जाती है, हाँ जी, जहाँ पे पानी की पूजा की जाती है, जहाँ पे पेड़ों की पूजा की जाती है। जी हाँ, तो भारत एक ऐसा भी देश है जहाँ पे इंसानों की भी पूजा की जाती है। हाँ हाँ, एक यशस्वी बिजनेस वो भगवान से बातें करता है। जी। आपको भगवान पहले कब मिले थे? आप ये ब्रह्म कुमारी इसमें पहले कब आए? मैं तो देखिए, मैंने बताया आपको कि मेरा जन्म धार्मिक परिवार में हुआ। जैसे हर हिंदू परिवार में सभी देवी देवताओं को मानते हैं, हम भी मानते थे, पूजा वैसे ही करते थे। शिव की भी पूजा करते थे, श्री कृष्ण की भी, श्री राम की भी। लेकिन श्री कृष्ण से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम था। परंतु यहाँ आने के बाद मुझे सत्य की खोज थी बचपन से लेके। जब मैं 6-7 साल की थी तो मेरे मन में बहुत प्रश्न उठते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्यों करते हैं। एक तरफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, फिर कहते हैं उन्होंने मक्खन चुराया था, उन्होंने ये किया वो किया।
तो मैं अपनी मदर से पूछती थी ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान क्यों चोरी करेंगे? चोरी करना तो पाप होता है, मनुष्य के लिए भी पाप है, तो भगवान क्यों करेगा? उनको कोई चीज़ की कमी थी क्या जो उनको ज़रूरत पड़ी चोरी करने की? ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न थे, बहुत से। स्वर्ग, कोई मर जाता है, कोई स्वर्ग चला जाता है, कहाँ है स्वर्ग? ऊपर है, ऊपर कहाँ दिखता तो नहीं है, तो ऊपर कहाँ है स्वर्ग? जैसे भगवान को प्रसाद फिर लोग चढ़ाते हैं। रो क्यों रहे हैं अगर स्वर्ग चला गया तो ऐसे बहुत से प्रश्न थे, लेकिन उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता था। तो जब मेरी एज 14 साढ़े 14 साल की थी तो मुझे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में मालूम पड़ा। जब आप स्कूलिंग करते थे? स्कूल में ही थे हम अभी। और तो फिर वहाँ जाके हमने सब ये सुना, कोर्स किया, ज्ञान सुना, समझ में आया। कोई प्रश्न पूछा नहीं मैंने जाके, लेकिन कोर्स के दौरान ही मुझे उस प्रश्नों के समय में उत्तर मिलने आपके लगी। मित्र पूछते थे आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, स्कूल में तो खैर ज़्यादा नहीं पूछा लोगों ने, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारा भोजन का नियम हो गया था। उनको हम क्या लोग, बोलते थे आप? हम उनको पहले बोलते थे कि ये हमारा नियम है। तो आपको उसके पागल बाद शुरुआत में आपको सोचते थे? मजाक करते थे, मजाक करते थे, तंग करते थे। हम अपना टिफ़िन खोलते थे तो वो सारा खाना खा लेते थे वो लोग, कि इनको फिर खाना ही पड़ेगा हमारा, या कैफ़े में जाके खाना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो, उन्होंने 1 साल पूरा तंग किया मुझे, पूरा 1 साल बीएससी फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद जब उन्होंने फिर समझ लिया उसमें कि से किसी ने आपके साथ ब्रह्म कुमारी में आए? ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको तंग करता था और वो ब्रह्म कुमारी आए में नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। बने तो नहीं वो, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लोग, बल्कि और ही, हम लोग कहीं एक्सकर्शंस पर जाते थे 10-10 दिन के लिए माउंट्स पर, तो वहाँ पर तो वो लोग खुद अरेंज करते थे कि मैं जो खा पाऊँ, कहाँ से फ्रूट मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। उनको मालूम पड़ गया था कि ये बहुत डिटर्मिन्ड है, हम उसको अपने पद से हटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। 1 साल में उनको समझ आ गया। हम लोग 5 साल इकट्ठे पढ़े, लेकिन किसी, उसके बाद 4 साल वो लोग बहुत बहुत कोऑपरेटिव होते थे, और कभी भी ऐसा तंग नहीं किया उन्होंने उसके बाद। आज उनमें से कोई आपको मिलता है? ऐसा मुझे कोई मिला नहीं कभी। बहुत वर्षों पहले एक आपके मिले थे बारे में कोई। वो सुनते होंगे? हाँ, उनमें से एक है हमारी जो मतलब वो दिल्ली में ही रहते हैं, वो बहन हैं, वो प्रोफेसर हैं वो। तो वो किसी, जिस कॉलेज में मेरी जो क्लास फेलो थी वो प्रिंसिपल थी, तो उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर थी। तो वो मुझे बताया करती थी, वो बहुत पसंद करते हैं कि वो याद करते हैं आपको। लेकिन अब तो वो सब रिटायर हो गए सभी, ऐसे से करके। हाँ रशिया के युवक, हाँ जैसे आपने कहा कि वो मद्यपान करते हैं, वो मांस मटन खाते हैं, उनको कन्वर्ट करना आसान है कि मुंबई में जो ब्रह्म कुमारी में मिलते हैं इनको आसान है? हर एक का अलग अलग है, अलग अलग है। कन्वर्ट तो हम करते नहीं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कहीं का भी हो, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि व्यक्ति को सुनने और समझने की कितनी लगन है। और अगर लगन नहीं है, कितने इच्छा नहीं रशियंस है, हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्म 2000 से ज़्यादा तो होंगे। हाँ, इससे ज़्यादा ही होंगे। सुना तो बहुतों ने है, लेकिन पक्के उनके स्टूडेंट जितने परिवार में वो हैं। प्रॉब्लम आता है, बेटा जुड़ गया तो मम्मी डैडी का आता है, आता है? आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि वैसे इन जनरल भारत में फैमिली क्लोज होता है ना, वहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली कम वहाँ पे होता डाइवोर्स के है। सिलसिले बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, हाँ डाइवोर्स के सिलसिले बहुत होते हैं। हाँ। क्या यही कारण है कि लोग मेडिटेशन को आते हैं? नो 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 नो, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। उससे पहले आते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, डाइवोर्स है नहीं है, कुछ है, उसका उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हर एक व्यक्ति के मन की भावना और लगन है, उससे आता है। अब भारत के अंदर तो इतने डाइवोर्स नहीं होते, हाँ, और जो जिनके होते हैं वो भी नहीं आते, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में वो व्यक्ति आता है जिसको कोई दुख रहा होगा। हमको तो कोई दुख था ही नहीं, हमारे फादर मदर सब, हमारा अच्छा फैमिली, हाईली एजुकेटेड, सब कुछ ठीक। लेकिन एक इच्छा थी सत्य को जानने की, उसकी वजह से हम चल पड़े। जैसे द्रौपदी मुर्मू को ले लो, हाँ भारत के राष्ट्रपति। जी। उन
उनको बहुत सारे दुख थे, हाँ तब जाके वो ब्रह्म कुमारी इसमें आए। हाँ तो ऐसे कुछ लोग के उदाहरण बता सकते हैं जो अपने तकलीफों के समय में आए और आपके साथ, जैसे द्रौपदी मुर्मू आके ब्रह्म कुमारी से मिली, आज एक मिसाल है, वो भारत के हाँ राष्ट्रपति है। हाँ। इस तरीके के क्या मिसाल हम आपको बताएं। अब जैसे मान लीजिए रशिया का एक मिसाल बताएं कि एक बहन यंग एज में बहुत आई वो, और उसकी एज उस समय कितनी होगी, 35 के करीब होगी। उसका एक बेटा था छोटा सा, 1-1.5 साल का। तो उसका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता था और ड्रिंक करके उसको बहुत मारता भी था, ये सब करता था उसको। तो लेकिन मतलब वो उसको ज्ञान समझ में आ गया, लगन लग गई उसको इस चीज़ की। और धीरे धीरे वो तो ड्रिंक की आदत के कारण पहले उसने छोड़ दिया उसको, उसके बाद फिर उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन ये बहन ने अपने आप को खुद जैसे सेल्फ सेटल किया, बच्चे को पाला, बड़ा किया, उसको लाइफ में सेटल किया। अब बेटे की भी मैरिज हो चुकी हुई है और वो एकदम लगभग 70 से भी अबव है वो। और लेकिन बहुत अच्छे से सेटल्ड है, नो प्रॉब्लम, खुश खुश है एकदम से। तो ऐसे किस्से हैं, ऐसे किस्से भारत में भी हैं। ऐसे किस्से इस सिचुएशन के नहीं मेरे को कोई ध्यान में, जैसे द्रौपदी मुर्मू के साथ हुआ, उनके साथ जो भी फैमिली में डेथ्स हुई वगैरह। लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर कई तरीके की प्रॉब्लम्स थीं, लेकिन जीवन में ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद न केवल उनका अपना जीवन बदला, परंतु जो परिवार वाले थे उनका भी जीवन बदल गया, उनका भी जीवन बदल गया। क्योंकि परिवार वालों ने देखा कि उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई, वो हैरान हो गए इस चीज़ के लिए। अब मैं अपना ही केस बताऊं, जब हम चले थे, हम छोटे थे और हमारी मम्मी आई पहले, तो फादर अभी नहीं आते थे और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ताऊ चाचा मामा वगैरह सब बहुत हैं। सारा परिवार अगेंस्ट था, सब अगेंस्ट थे। और एक मामा मम्मी से जो छोटे थे, 13 साल छोटे थे वो हमारे पास दिल्ली में ही रहते थे और वहीं पढ़ते थे। तो सब सोचने लगे, मम्मी को बोलने लगे, आप तो जाते हो, जाओ, इनको क्यों लेके जाते हो, बच्चों को मत लेके जाओ। तो मैंने जो उत्तर दिया वो मैंने अपना उत्तर दिया, लेकिन मेरे मामा जी ने क्या उत्तर दिया कि मैंने देखा है 1 साल से बहन जी को, वो बहन जी बुलाते थे उनको, बहन जी को पहले बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में आके जब बच्चे शैतानी करते तो बच्चे को वो थप्पड़ भी लगा देती थी। लेकिन 1 साल से मैंने उनके अंदर गुस्सा देखा ही नहीं, तो वहीं रहते थे। तो उन्होंने वो नोट किया कि कहते मैं वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन मुझे ज़रूर कुछ अच्छा होगा जो उनके लाइफ से गुस्सा ही ख़त्म हो गया, गुस्सा ही ख़त्म हो गया, ऐसा उन्होंने बोला। और मैंने उनको, अपने फादर को, अपने चाचा को, इन सबको ये बोला कि देखो, मैं अगर आप कहते हो हम वहाँ क्यों जाते हैं, हमारे अंदर अगर आपने कोई गलत आदत देखी है वहाँ जाने के बाद, हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो हमको आज एक बता दीजिए बात, जस्ट वन, एंड आई विल गिव यू इन राइटिंग टुडे दैट फ्रॉम टुडे आई वोंट गो। उस बात को 55 वर्ष हो गए, उनके पास एक भी बात नहीं थी, एक भी बात नहीं थी। तो इसलिए जब फिर वो देखते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन देखते हैं, तो बहुतों को उत्साह आता है। फिर हमारे फादर बाद में चले, हमारी मामी चली, धीरे धीरे जो भी आना शुरू हुए। बाकी सब अच्छे कोऑपरेटिव हैं, सहयोगी हैं। तो इसलिए सार में तो मैं यही कहूँगी अभी लास्ट में कि Do you think girls should surrender? They should join Brahma Kumaris? They should go into meditations? आई वोंट से लाइक दिस, इट इज़ देयर चॉइस। हर एक व्यक्ति की लाइफ अपनी है, हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहिए। मतलब लाइफ खिलौना नहीं है, उसके साथ खेलना नहीं होता है, उसको बनाना होता है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन के अपने जीवन का कल्याण करके औरों का भी कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर बनना चाहिए। और अगर दुनिया की तकलीफ़ों से भाग कर के बनना चाहेंगे,
तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसमें तो सरेंडर करके माना आपको अपने, जिसको कहते हैं ना, जीवन को देना पड़ता है, तो सक्सेसफुल होता है व्यक्ति, अदरवाइज़ नहीं। और किसी को दुनियावी जीवन जीना है, जिए, नो प्रॉब्लम। द मेन थिंग इज़ दैट एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ। हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको संभालना है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। हम कोई बकरी तो नहीं है ना कि मुझे गले में रस्सी बांध के कहीं पे भी ले जाओ, ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को यंग एज में अपने साथ बैठ के, जब 15-16 साल की उम्र होती है, अपने साथ बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे पढ़ाई करनी है, इस डायरेक्शन में जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, कौन सी मेरी चॉइस है। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मैं उन सबको पार करूँगा, लेकिन मुझे ये बनना है। ऐसे ही मुझे अपना आध्यात्मिक जीवन बनाना है। बातें आएंगी, बहुत कुछ आएगा, नो प्रॉब्लम, मुझे यही जीवन बनाना है। ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। अगर ये मेरी चॉइस है तो मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिला सके। ये मेरी चॉइस है। तो ज़िंदगी मेरी ऐसे मेरे बहुत हाथ सारे में है। माता पिता हैं जो ज्ञान में नहीं है। हाँ, जब उनके बच्चे ज्ञान में जाते हैं, वो इसलिए उनके रोकते हैं कि कहीं वो आगे जाके शादी ना करे, उनका वंश आगे ना बढ़ाए। जो अब उनको, तो इसीलिए मेरे से कोई अगर ऐसी कुमारी मिलती है, मैं उनको यही कहती हूँ कि अपने यही एक माता रीजन पिता होता है को, ब्रह्म कुमारी इसमें नहीं भेजने। माता पिता को विश्वास दिलाओ कि आप सफल होंगे। माता पिता क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको चिंता रहती है। और बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म बिल्कुल ठीक कुमारी है, इसमें तो अच्छी बातें सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों भी वो रोकते जानते हैं? हैं, लेकिन वो हाँ, इसीलिए डरते हैं राइट कि राइट मेरा बच्चा कहीं जाके आगे शादी ना करे, हमारा राइट। वंशावली ना रुक जाए। हाँ, एक बिल्कुल, हाँ, वंशावली ना रुक जाए, वो एक अलग बात है। भाई बेटा शादी नहीं करेगा तो क्या होगा, लेकिन वो तो फिर बेटे की चॉइस है। अगर वो बेटे को फोर्स करके शादी करा देंगे, यही एक कारण है। आप मुझे बताइए भाई जी, गारंटी है क्या जो वंशावली, जो उसका बेटे का बेटा या कोई और आगे होगा, वो वंश का नाम रोशन करेगा आज के ज़माने में? क्या गारंटी है? फिर वो माँ बाप कहते हैं ऐसा तो बेटा नहीं पैदा होता तो अच्छा था। ऐसा भी होता है। इसलिए बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए और बच्चों को सोचने का मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि सोचो बच्चे, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम कभी भी जल्दी में किसी के बहकावे में आके कोई कदम नहीं उठाना। बहुत जगह पे हुआ है कि ब्रह्म कुमारी इसमें बच्ची है, माता पिता जबरन उनकी शादी कर देते हैं। हाँ, तो वो तो फिर ज़बरन करते हैं तो गलत करते हैं। तो ऐसा, मतलब मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, ना ज़बरदस्ती ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहिए, ना ज़बरदस्ती उनकी शादी करनी चाहिए। जब मैं चली थी ज्ञान में, स्कूल में जब मैं थी, मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे को अपना लाइफ ऐसा बनाना है, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरी जिम्मेवारी है तुमको हाई एजुकेशन देना, बाकी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारी है, डिसाइड योरसेल्फ। अगर तुमको क्या करना है, मैं कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगा, नेवर, परंतु एजुकेशन देना मेरी जिम्मेवारी है, वो माता मैं जी दूंगी। ज्ञान में थी, माता जी चले, हाँ। वो शादी किए थे, उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं आपको क्या? कि बेटा शादी कर ले? माता जी ने नहीं, फादर ने कहा। फादर ने कहा, वो भी किसी के कहने में आके, लेकिन वो समझ गए। उन्होंने मेरे को कभी भी फोर्स नहीं किया, नेवर, बिकॉज ही प्रॉमिस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मेरे से पूछा कि छोटी बहनें करेंगी, मैंने कहा उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो पेरेंट्स वही हैं जो बच्चे को मतलब सपोर्ट भी दें, लेकिन उसको सोचने का मौका दें, उसको डिसाइड करने का मौका दें कि तुम डिसाइड करो, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, भगवान ने दिया है, दिमाग दिया है, उसको यूज़ करो। और कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो हम तुमको करेंगे, बट डिसाइड फॉर योर लाइफ योरसेल्फ। क्योंकि अगर वो डिसीजन खुद नहीं लेते हैं तो ज़िंदगी में सफलता और खुशी नहीं आती, नहीं आती है। डिसीजन खुद लिया हुआ होता है तो कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, नो, नथिंग, नो प्रॉब्लम,
नो प्रॉब्लम, करेंगे, उनको तय करेंगे। तो दिक्कतें चाहे कोई दुनियावी जीवन जिए चाहे आध्यात्मिक जीवन जिए, सिचुएशंस तो सबके सामने आती हैं, सबके सामने आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं। सो व्हाट, बट इट इज़ माय चॉइस, है ना, ये बात है। ओके जी। रशिया की भूमि में रह के हिंदुस्तान की कल्चर को वहाँ पर लेके स्थापित कर रही ब्रह्म कुमारी इसको आगे बढ़ाया, जहाँ पर बहुत मुश्किल है कहीं कल्चर को बढ़ाना, क्योंकि रशिया जो है ये पार्टियों की भूमि है। रशिया जो है ये अलग संस्कृति की भूमि है। आज हमारे दीदी से हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा। आने वाले न्यूज़ के लिए, दूसरे अपडेट्स के लिए बने रहिए मुंबई न्यूज़।